वेलकम बैक टू सोशियो कंसेप्ट्स। और आज हम मौजूद हैं आपके साथ एक नए सोशियोलॉजिकल थिंकर के साथ जिनका नाम है आर.के. मर्टन। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले प्रीवियस वीडियो से। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी टालकट पार्सन्स के ऊपर। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो से अपना एक लिंक बनाएंगे कि मतलब आर.के. मर्टन की थेरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टालकट पार्सन को क्या बोलते हैं, ग्रैंड थियरिस्ट, है ना। और उनकी कोशिश क्या थी, उनकी कोशिश थी कि एक ही मैं ऐसी थियरी बनाऊं जिससे ना सारी चीज़ें, पूरा सोशल सिस्टम उसी से एक्सप्लेन हो जाए। और उसको क्या नाम देना चाहते थे, थियरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब जब ये थियरी ऑफ एवरीथिंग जब इन्होंने ग्रैंड थियरी दी टालकट पार्सन ने, तो इसको सभी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। और उसके क्रिटिसाइज़ के रीज़न क्या थे, उन्होंने बताया कि ये ना आपकी ये थियरी है ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। सिर्फ ऐसा लगता है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपने दे दिया, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। ठीक है, अब इस क्रिटिसाइज को करने में फिर जो आर.के. मर्टन कैसे पीछे रहे थे। आर.के. मर्टन एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे टालकट पार्सन के, और टालकट पार्सन एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने टीचर की भी गलती पकड़ ले। ठीक है, तो आर.के. मर्टन ने भी उनको फिर क्रिटिसाइज़ किया। तो जो आर.के. मर्टन का जो क्रिटिसिज्म है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और यहीं से हमारा जो आर.के. मर्टन की थेरीज़ है वो स्टार्ट होगी। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टालकट पार्सन ने कहा कि जो हमारा एक जो है ना ये पूरा सोशल सिस्टम है एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। उन्होंने एक बायोलॉजिकल एनालॉजी दी थी ह्यूमन बॉडी की तरह, और उसमें क्या बताया था उन्होंने कि भाई जो इसके सभी पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के सभी पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है, और एक अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसका असर दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, याद आया आपको, यही सब चीज़ें बताई थी ना मैंने। तो आर.के. मर्टन ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कि एक पार्ट ख़राब हो जाएगा तो दूसरा का काम ही नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई इस तरह से है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है और वहाँ पे एक छोटी फैक्ट्री भी है। ठीक है, अब इस फैक्ट्री में कहीं है ना इसमें स्ट्राइक हो जाता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि जो विलेज का जो फार्मर है वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक पार्ट में कोई अगर खराबी आती है तो ऐसा है कि दूसरे पार्ट में भी ये चलता रहता है, और वो चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक पार्ट में कोई खराबी आ गई तो सारा सिस्टम ही पूरा ठप हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये हुई। ठीक है, अब दूसरी बात पे चलते। दूसरे पार्ट्स में क्या कहते हैं टालकट पार्सन और उनसे पहले जो दूसरे और सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिनको अर्ली सोशियोलॉजिस्ट बोलते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हमारा सोशल सिस्टम है और उसके जो पार्ट्स हैं तो इन पार्ट्स के हमेशा पॉजिटिव फंक्शंस होंगे इनके। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन यानी इनका कोई ना कोई रोल ज़रूर है। तो आर.के. मर्टन जब यहीं से बस उन्होंने पकड़ लिया गलती, तो आर.के. मर्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर किसी भी सोशल सिस्टम के अगर पार्ट्स हैं तो उसके सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस नहीं होंगे, हो सकता है कि उसके नेगेटिव फंक्शंस भी हों। ठीक है, और उन नेगेटिव फंक्शंस को क्या कहा आर.के. मर्टन ने, उनको बोला डिसफंक्शंस। और एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि देख लो भाई, आप मान लो कि एक ब्यूरोक्रेसी हमारा एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी। तो लेकिन ब्यूरोक्रेसी का काम सिर्फ सोशल डेवलपमेंट थोड़ी है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारा सोशल डेवलपमेंट हिंडर भी तो होता है। तो एग्जांपल दे देते हैं कि अगर जो रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, उसकी वजह से तो हमारी सोशल ग्रोथ हमारी वो हिंडर भी हो जाती है। तो इस हमेशा हर चीज़ के, हर सोशल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं सिर्फ उनके पॉजिटिव फंक्शंस नहीं होते, उनके नेगेटिव फंक्शंस भी होते हैं। और उनको क्या बोला उन्होंने, आर.के. मर्टन ने उनको बोला डिसफंक्शंस। ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट में जो अर्ली सोशलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, इनका जो रोल है वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इन सबका होना ज़रूरी है। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। आर.के. मर्टन साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिस्पेंसिबल है। इनके रोल के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हो सकते हैं। अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं वो कैसे, वो जैसे कहते हैं कि मान लो अगर हम फैमिली का हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में रोल देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि अच्छा जो फैमिली का रोल होता है ना वो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बुढ़ापे में, है ना, इकोनॉमिक सपोर्ट। तो आर.के. मर्टन कहता है अगर यही जो फैमिली का जो बुढ़ापे में इकोनॉमिक सपोर्ट का जो रोल है ये स्टेट भी तो दे सकता है, स्टेट अपने पेंशन स्टार्ट कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, इसका जो रोल है, इसका अल्टरनेटिव है, यानी फैमिली का जो रोल है वो स्टेट ने ले लिया। उनको क्या बोलेंगे, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो बेसिकली आर.के. मर्टन ने क्या किया, आर.के. मर्टन ने, है ना, ये जो तीनों चीज़ें बताई ना मैंने, ये तीन बेसिकली ये मिथ्स थी, मिथ्स ऑफ फंक्शनलिस्ट। और अभी मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो मिथ जो मैंने पहले आपको बताया उसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, यानी
एक अगर पार्ट में कोई खराबी आती है तो दूसरे में भी खराबी आएगी। ये पहले वाले सोशियोलॉजिस्ट कहते थे, जो पहले अर्ली फंक्शनलिस्ट होते थे, है ना, जैसे रेडक्लिफ हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, तो ये फंक्शनलिस्ट थे। तो ये कहते थे कि भाई एक अगर पार्ट में खराबी आ गई तो दूसरे में अपने आप खराबी आ जाएगी और वो सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है, उसको ये बोलते थे। इन्होंने बेसिकली 3 पोस्टुलेट बना रखे, तो इन 3 पोस्टुलेट्स को आर.के. मर्टन ने बस्ट कराया, बेसिकली इनके मिथ्स को बस्ट कराई। इनको बोलते थे मिथ्स है और इनको आर.के. मर्टन ने बस्ट करा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई, ठीक है। दूसरा था हमारा पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म। ये सारा स्लाइड्स में लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आसान शब्दों में समझा दिया। ये बाकी है क्या, ये बस नाम बता रहा हूँ आपको। पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म, जिसमें ये कहते हैं कि भाई जितने भी पार्ट्स हैं उनके हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है। आर.के. मर्टन नहीं कहते कि पॉजिटिव फंक्शन नहीं है, नेगेटिव फंक्शंस भी हो सकते हैं, और आर.के. मर्टन ने उनको क्या कहा, उनको कहा डिसफंक्शंस। और तीसरा है हमारा पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, इनके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। कोई भी पार्ट है सोशल सिस्टम का, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो आर.के. मर्टन ने कहा नहीं भाई, उनके लिए हमारे पास फंक्शनल अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको तीनों ये पोस्टुलेट्स समझाए, ठीक है। तो बेसिकली जो आर.के. मर्टन साहब है, आर.के. मर्टन साहब अपने जो गुरु है टालकट पार्सन्स को, उनको ये कह रहे थे कि आपकी जो थियरीज है, आपकी थियरी है ना, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो आर.के. मर्टन ने क्या किया, अपने फंक्शनलिज्म को उन्होंने बताया प्रैक्टिकल फंक्शनलिज्म, यानी फंक्शनलिज्म को प्रैक्टिकल बनाओ ताकि लोगों को समझने में भी आसानी हो, और ऐसा भी नहीं हो कि वो रॉ डेटा पे बेस्ड हो, एम्पेरिसिज्म पे, लेकिन वो ऐसा तो हो कम से कम लोग उसको विजुअलाइज कर सके, उसको समझ सके, उसको प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो इन्होंने निकाली कि वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होनी चाहिए, नॉट टू एब्स्ट्रैक्ट और नॉट टू बेस्ड ऑन एम्पेरिसिज्म। तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने मिडिल रेंज थियरीज निकाली, ठीक है, मिडिल रेंज थियरीज। और ये मिडिल रेंज थियरीज जो आर.के. मर्टन के जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा पक्का। जब आपको मैंने टालकट पार्सन्स की थियरी समझा दी तो आर.के. मर्टन तो उनको समझना बहुत आसान काम है, ठीक है। अब मैं ये बेस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो आर.के. मर्टन को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहा जाता है, इनका की फिगर इन फंक्शनलिज्म, ठीक है। दो इट्स अर्ली रिजिड फॉर्म्स, जो 3 मैंने पोस्टुलेट बताए ना, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी और पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी, इन तीनों को उसने बहुत क्रिटिसाइज किया। हालांकि ये फंक्शनिस्ट थे तो ये, लेकिन इनको प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। इनका रिजिड फॉर्म्स जो तीनों है उनको क्रिटिसाइज किया, एंड हिज की ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिज द गैप बिटवीन हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। मैंने कहा ना कि ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड थ्योरी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल रॉ डेटा पे बेस्ड होना चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए थियरीज, मिडिल रेंज की होनी चाहिए, मिडिल रेंज की, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ये हमारे क्रिटिक ऑफ अर्ली फंक्शनलिज्म, ये बताया मैंने। मर्टन फेमसली क्रिटिक द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये हमारे अर्ली सोशलॉजिस्ट थे, अर्ली फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने 3 पोस्टुलेट दे रखे थे और उनको बेसिकली इनको मिथ्स करार देके और इनका भंडा फोड़ा इसने, आर.के. मर्टन ने। मैंने बताया आपको पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिटी क्या है। ही आर्ग्यूड नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर परफेक्टली, सम मे बी इंडिपेंडेंट और इन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म क्या होता है, ही नोटेड दैट नॉट एवरी सोशल स्ट्रक्चर परफॉर्म्स अ पॉजिटिव फंक्शन, सम कैन बी डिसफंक्शनल ऑल्सो, कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि सबका पॉजिटिव हो, कुछ डिसफंक्शनल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी का और रेड टेपिज्म का एग्जांपल दिया। पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, ही प्रपोज्ड फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फंक्शनल अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें उन्होंने, द आइडिया दैट द सेम फंक्शन कैन बी सर्व्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, एक ही फंक्शन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द स्टेट टेकिंग ओवर वेलफेयर फंक्शंस फ्रॉम द फैमिली, जो फैमिली का जो वेलफेयर वाला रोल है वो स्टेट टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। अब आता है एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर.के. मर्टन का, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्ट वर्सेस लेटेंट फंक्शंस। अभी ध्यान से समझना कि होता क्या है फ्रेंड्स। जैसे जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, मान लो जो भी कोई काम करते हैं तो हमको एक है ना दिमाग में गोल उसको सेट करके करते हैं कि इससे ये फायदा होगा हमारा, ठीक है। उसके कुछ ना कुछ हमें पता है कि इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो जो हम सोच के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मैनिफेस्ट फंक्शंस, ठीक है। और अगर मान लो कोई हम काम कर रहे हैं, उस गोल के अलावा जो हमारे पास गोल है, उस गोल के अलावा भी कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, लेटेंट फंक्शंस। मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल को थ्रू समझना इसको बहुत आसान है। तो आईपीएल में क्या है कि आईपीएल का अगर देखा जाए तो हमारा है ना कि आईपीएल हम ऑर्गेनाइज क्यों करवाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई इससे ना एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट होगा। क्रिकेट में तो एंटरटेनमेंट होता ही है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा वो हमारा मैनिफेस्ट फंक्शन है कि अच्छा आईपीएल होगा तो ये एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन आईपीएल होने से है ना बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है। जो रूरल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, रूरल प्लेयर्स, वो रातों रात स्टार बन जाते हैं, ठीक है। तो और ये कह सकते हैं कि जो हमारी नया हमें टैलेंट मिलता है, ठीक है, न्यू टैलेंट या रो टैलेंट, जिससे हमारी जो टीम है, जो हमारी इंडिया की नेशनल लेवल की टीम है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है।
यानी हमारे कुछ है ना जो अनइंटेंडेड जो हमारे कंसिक्वेंसेज होते हैं उनको हम बोलते हैं लेटेंट फंक्शंस, और जो इंटेंडेड है, ठीक है, इंटेंडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड कंसिक्वेंसेज, जो हमें पता है कि भाई ये काम करेंगे तो ये होगा ही होगा, ठीक है, तो उनको बोलेंगे मैनिफेस्ट फंक्शंस। और हमें अनइंटेंडेड होते हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड कंसिक्वेंसेज, तो उनको क्या बोलेंगे, लेटेंट फंक्शन, ठीक है। आर्किमिडीज है ना एक होपी रेन डांस का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो एक होपी ट्राइब है, इंडिया की एक ट्राइब है होपी ट्राइब। तो ये क्या करते हैं कि ये साथ में ना, जब इनको जैसे कभी इनको चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है, तो ये साथ में क्या करते हैं, साथ में है ना आके ये डांस करते हैं ये रेन के लिए, ताकि ये जब इसका पूरा ट्राइब आ जाएगा साथ में तो ये आके वो डांस करते हैं साथ में। हालांकि तो इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि भाई बारिश हो जाए, लेकिन कई बार है ना बारिश नहीं होती, लेकिन उससे बारिश नहीं होने के बाद भी इनके अंदर है ना आपस में बॉन्डिंग बढ़ती है, सोशल कोहेजन बढ़ता है इनका, ठीक है। तो ये जो अगर बारिश मान लो हो रही है, अगर रेन है, ठीक है, रेन हो रही है, तो ये रेन क्या हमारा इंटेंडेड फंक्शन है, हमारा इंटेंडेड फंक्शन, ठीक है, इंटेंडेड कंसिक्वेंस, ये फंक्शन इंटेंडेड कंसिक्वेंस जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा बिना चाहे भी हो रहा है, जैसे इनके डांस करने से क्या है आपस में इनका सोशल बॉन्डिंग और सोशल कोहेजन बढ़ रहा है, ठीक है। अनइंटेंडेड और अनरिकॉग्नाइज कंसिक्वेंस है, ठीक है। तो ये हमारा लेटेंट फंक्शन होगा। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप है ना कमेंट करके बताओ कि अगर जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के मुझे मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस बताओ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आर्किमिडीज की थ्योरी ऑफ डेविएंस। आपको डेविएंस पता है, यानी डेविएंस बोलते हैं ना कि रास्ते से भटक जाए इंसान, है ना, तो उसको बोलते हैं ही हैज़ डेविएटेड, ठीक है। तो ये मतलब ये आर्किमिडीज ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में ये डेविएंस आता क्यों है, ठीक है। स्ट्रेन या डेविएंस, कोई भी है ना इंसान सोसाइटी में गलत रास्ते क्यों उठाता है, ठीक है, गलत कदम क्यों उठाता है, डेविएंस क्यों होता है, ठीक है। या उसको क्या बोलते हैं, एनोमी या नॉर्मलेसनेस, ठीक है। तो आर्किमिडीज कहते हैं कि ये जो डेविएंस है, ये डेविएंस क्यों आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्ट बिटवीन कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। ये दो वर्ड याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। यानी हमारी सोसाइटी में है ना कुछ हमारे फिक्स्ड गोल्स होते हैं, हमारे कल्चरल गोल्स, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के द्वारा में दिए जाते हैं। जैसे अब क्या है कि सबको है ना रिच बनना है, सबको अमीर बनना है, सबको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, सबको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है। और इसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स कौन सा हमारी सोसाइटी में कि भाई आपको मेहनत बहुत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करनी है, ठीक है। तो यानी आपको रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल्चरल गोल, हो गया हमारा रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना, ठीक है। और हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स क्या है, हार्ड वर्क है। तो अगर ये ऐसा है कि हाँ भाई इनके बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, एक इंसान है ना कल्चरल गोल को फॉलो कर रहा है और एक इंसान इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को ही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो डेविएंट नहीं है, ही इज कन्फर्मिंग टू द कल्चरल गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कोई कल्चरल गोल को फॉलो कर रहा है लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई कल्चरल मीन्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स को फॉलो कर रहा है, तो अगर इनके बीच में आपस में कहीं भी डिस्कनेक्ट आया तो वो एनोमी वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, वो डेविएंस वाली सिचुएशन होगी। अब मैं आगे के एग्जांपल्स में आपको ये बताऊंगा आगे कैसे। तो आइए अब इसको हमें ना डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो मर्टन्स एडेप्टेशंस टू स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ डेविएंस का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो एनोमी है, इसने बताया आर्किमिडीज ने, जो एनोमी है या नॉर्मलेसनेस वाली सिचुएशन तब होती है व्हेन देयर इज अ डिस्कनेक्ट, व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स एंड कल्चरल गोल्स, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि भाई वो कोई बंदा है कल्चरल गोल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को भी फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि कोई अगर किसी को रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो वो हार्ड वर्क के थ्रू कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्फर्मिटी। ये हो गया हमारा कन्फर्मिस्ट। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। ये कन्फर्मिस्ट हो गया। एक होता है हमारा रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म मतलब क्या है, वो है ना गोल्स को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मीन्स को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो कि हमारे सिस्टम में मान लो कि एक कोई क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है, उसको ये पता है कि भाई उसका है ना प्रमोशन नहीं होने वाला, मान लो उसको ये पता है कि उसका प्रमोशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रमोशन नहीं होने वाला, इसका मतलब कल्चरल गोल्स को तो एडहियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक क्लर्क है ना, वो तब भी मतलब फूक के कदम रखता है कि उससे कोई गलत काम ना हो जाए, वो सारी चीज़ अपने सर्वाइवल के लिए हिसाब से ठीक करे, कोई इसको कुछ ना करे, ठीक है। मतलब हर चीज़ का बारीकी से ध्यान देता है, सारी चीज़ें प्रोसेस से करता है, ठीक है। मान लो कि उसे लीव लेनी है तो वो तो मतलब पहले से लीव सैंक्शन कराएगा, कहीं छुट्टी पे जाना है तो वो छोटे छोटे कदम फूक के रख रहा है। तो क्या मतलब है, ही इज एडहियरिंग टू द लेजिटिमेट मीन्स बट ही डज नॉट हैव अ गोल, कल्चरल गोल, तो ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रिचुअलिज्म। यानी जो एक क्लर्क है, अगर इस तरह का उसकी सिचुएशन है तो ही इज अ रिचुअलिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा इनोवेशन यानी आर्किमिडीज की नज़र में एक पर्सन इनोवेटिव कब है, जब वो कल्चरल गोल्स को तो फॉलो कर रहा है लेकिन वो मीन्स को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी उसको सक्सेसफुल तो बनना है, उसको किसी इंसान को रिच तो बनना है, लेकिन भाई उसको मेहनत नहीं करनी, उसको क्या करना है, उसको करप्शन करना है, ठीक है, करप्शन, उसको स्कैम करना है, स्कैम से उसको आगे बढ़ना है, ठीक है, बेईमानी से उसको आगे बढ़ना है। इसका मतलब जो हमारे जो लेजिटिमेट मीन्स है, जो सोसाइटल मीन्स है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आर्किमिडीज ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे कि वो इनोवेटिव बंदा है, ठीक है,
बड़ा पॉजिटिव, करप्शन और स्कैम को बड़ा पॉजिटिव वर्ड दिया उसने, इनोवेशन। ठीक है, अगला आता है हमारा रिट्रीटिज्म। तो रिट्रीटिज्म वाले लोग कौन से होंगे? जो ना ही कल्चरल गोल्स को फॉलो करेंगे और ना ही मीन्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन से लोग होंगे ज़रा सोच के बताओ। जैसे मान लो कि ड्रग एडिक्ट है, उसका लाइफ में कोई गोल, मतलब गोल ही नहीं है, मीन्स तो क्या ही फॉलो करेगा, वो तो बिल्कुल सोसाइटी से पूरा कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो साधु वगैरह जो होते हैं, हर्मिट, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये रिट्रीटिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट रेबेलियन। रेबेलियन आपको पता ही है, वो है ना, ये कहते हैं कि भाई जो आपने रेबेलियन कैसे होंगे? रिट्रीटिस्ट तो हो गए ना, तो वो कल्चरल गोल्स को मान रहे हैं और लेजिटिमेट मीन्स को भी नहीं तो वो फॉलो कर रहे हैं। और रेबेलियन क्या होते हैं? रेबेलियन जो वो लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई जो आपने कल्चरल गोल है ना जो सेट कर रखे हैं ना, इनको भी रिप्लेस करो, इनको भी हटाओ, और ये जो लेजिटिमेट मीन्स आपके सो कॉल्ड, आपने ये मानते हो कि ये लेजिटिमेट मीन्स है, इसको भी हटाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह पे कोई दूसरा लाओ। ठीक है, ऐसे कौन से लोग होते हैं? जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं ना, जो ड्रास्टिक चेंज की बात करते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आए, तो उनको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशनरीज को रेबेलियन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें कल्चरल गोल्स फॉर लेजिटिमेट मीन्स में कहीं भी गैप आएगा तो इट वुड बिकम द बेसिस फॉर द स्ट्रेन इन सोसाइटी, स्ट्रेन और नॉर्मलेसनेस इन द सोसाइटी। आई होप मैंने ना आपको ये बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, इसके छोटे छोटे अलग थ्योरीज हैं, उनके तरफ आगे बढ़ते हैं। एक हमारा रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी क्या है? पीपल टेक द स्टैंडर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स और ग्रुप दे एस्पायर टू जॉइन बेसिस फॉर देयर बिहेवियर एवोल्यूशन। हम लोग है ना हमारा एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं कि भाई हमें तो विराट कोहली की तरह बनना है। ठीक है, तो जो विराट कोहली है वो हमारा क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक है, हमें तो हम उसी की चीज़ें नकल करेंगे। ठीक है, मान लो कि विराट कोहली ऐसे बहुत फिटनेस पे ध्यान देता है, तो हम उसकी चीज़ों को फिटनेस पे हम भी ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, उसके बिहेवियर को हम इमिटेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए वो रेफरेंस ग्रुप हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा रिलेटिव डेप्रिवेशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है? मान लो कि मेरे पास एक छोटी कार है और मैं, हालांकि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास कार भी है, घर भी है, लेकिन मेरे पास छोटी कार है। लेकिन मेरे पड़ोस वाले ने अगर कोई बहुत बड़ी कार ले ली, ठीक है, मेरे पास कार है 5 लाख की, मेरे पड़ोस वाले ने ले ली 20 लाख की, तो मुझे क्या है, मैं गरीब ना होते हुए भी मैं उससे कंपेयर करके अपने आप को डिप्राइव्ड फील करूँगा। तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेप्रिवेशन। फीलिंग डिप्राइव्ड नॉट बिकॉज द ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी, कि भाई आप ऐसा तो नहीं बहुत गरीब हो, आपका अपना बेसिक चीज़, आपकी सर्वाइवल पॉसिबल है, बेसिक चीज़ आपको मिल रही है, बट इन कंपेरिजन टू द रेफरेंस ग्रुप। लेकिन आप जिसको रेफरेंस मान रहे हो, ठीक है, आपको जो रेफरेंस ग्रुप है उससे कंपेयर करके आप अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हो, दैट इज relative deprivation. Anticipatory socialization, adopting the values of a group one hopes to join in the future. ठीक है, मुझे जो ग्रुप अब फ्यूचर में ज्वाइन करना है, मुझे उसके वैल्यूज़ है ना, उसके वैल्यूज़ मुझे सीखनी है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। कुछ और कंसेप्ट है, जैसे एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? अ फॉल्स डेफिनेशन ऑफ अ सिचुएशन दैट इवोक्स अ न्यू बिहेवियर मेकिंग द ओरिजिनली फॉल्स कंसेप्शन कम ट्रू। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक है ना, कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये कहीं से है ना, मतलब रूमर फैल गया कि भाई ये ना, इसकी जो क्वालिटी है बहुत डाउन हो गई है, ये रूमर है, ठीक है, लेकिन इस रूमर के चलते अब ये क्वालिटी इसकी डाउन हो गई, तो फिर ये रूमर चल गया। तो अब इससे क्या है कि सच में जब ये रूमर फैल गया तो सच में इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है, और ये सारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन ये पूरा खाली हो गया। तो हालांकि रेप्यूटेड कोचिंग था, एक र्यूमर से, एक फॉल्स सिचुएशन से है ना, क्या हुआ कि एक फॉल्स डेफिनेशन से पूरी वो है ना, वो सच में ऐसा लगा कि वो सच में ट्रू हो गई। ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जैसे आप ना अपने दोस्तों में ये अच्छी चीज़ों के लिए आपका इसका थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो है ना, आपका कोई दोस्त है, आप अपने इसको आजमा के देखना, आपका कोई दोस्त है और आपको वो लगता है ना कि यार वो ना बड़ा झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, तो आप उसको है ना सबके सामने है ना हमेशा ऐसे तारीफ करते रहो कि यार ये बंदा है ना, मतलब उसको इस तरह से ना फील हो कि आप उसको कोई ताना मार रहे हो, इसको बोलोगे यार ये ना वैसे ना कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन ये झूठ तो बहुत कम बोलता है, ये सच बोलता है, इसके मतलब हमेशा ये ना कोशिश करता है कि सच बोलता है, मतलब उस चीज़ के लिए उसके पास जो है भी नहीं वो क्वालिटी, उसके लिए कई बार तारीफ करते रहो ना, तो वो कई बार वो इंसान है ना अपने आप को उसी ढर्रे पे ले जाता जाएगा और आपको लगेगा कि एक मैंने प्रोफेसी टाइप से की थी कि ऐसा हो जाएगा, वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लगता है कि ये अच्छा बिहेवियर है ना, अगर इसके अंदर कल्टिवेट करवाना है, ठीक है, कोई मतलब जैसे कोई मेहनती बच्चा नहीं है और आप उसकी तारीफ का ऐसे कर दो 2-4 के सामने कि यार ये मेहनती तो बहुत है, ये है ना। पेरेंट्स जैसे कोई बच्चा नालायक है तो ये पेरेंट्स ये ना कह के कि भाई मेरा बच्चा नालायक है, उसके सामने जो कोई आता है, उनके घर पे मेहमान आते हैं तो उनके सामने ये कहते रहे कि हमारा बच्चा तो नहीं, मेहनती बहुत है, कोशिश करता है कि रात को अगर हम सो भी जाए ना तब भी ये पढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो चीज़ें ना उसके अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। लास्ट का हमारा एक कंसेप्ट है द मैथ्यू इफेक्ट। तो मैथ्यू इफेक्ट में क्या है कि द फिनोमेना वेयर द रिच गेट रिचर एंड द फेमस गेट मोर क्रेडिट, स्पेसिफिकली अप्लाई टू द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। जैसे मान लो कि कोई दो साइंटिस्ट है, ठीक है, 2 साइंटिस्ट है और उन्होंने कोई नई डिस्कवरी करी, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो साइंटिस्ट ज़्यादा फेमस है ना उसी को सारा क्रेडिट मिल जाएगा, हो सकता है कि इसको नोबेल प्राइज़ मिल जाए। हालांकि दोनों ने इसको मतलब वो क्या है, नई इनोवेशन है या इन्वेंशन है, ठीक है, लेकिन द फेमस विल गेट द मोर क्रेडिट। तो दैट्स हाउ समटाइम्स द सोशल स्ट्रक्चर कैन बी, सोशल स्ट्रक्चर कभी ऐसे भी काम कर सकता है।
तो ये थे हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स, मिडिल रेंज की जो हमारी कंसेप्ट थी आर्ग्यूमेंट्स की। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मैंने पूरा बताया ही आपको कि ठीक है, जो आर्ग्यूमेंटन की थियरीज़ है वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड। और अपने उन्होंने गुरु को कहा कि भाई आप है ना पूरे यूनिवर्स का जो है, पूरे यूनिवर्स का मैप मत बनाइए, आप पहले एक बिल्डिंग को तो अच्छे से बनाइए ब्रिक बाय ब्रिक, तभी तो चीज़ें होगी, ठीक है। तो जो पहले के इनके जो मतलब सोशलॉजिस्ट थे वो क्या थे, फंक्शनलिस्ट थे, और इनको प्रैक्टिकल फंक्शनलिस्ट। तो जो इनका रोल था थियरीज़ को एक्सप्लेन करने में और सोसाइटी के और इंडिविजुअल बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो आई रियली होप कि आपको ये पूरे सारे कंसेप्ट आर्ग्यूमेंटन के समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वो कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।